नमस्कार। आज हम छंद विधान पर विचार करेंगे। कक्षा 11 और कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के व्याकरण में छंद विचार होते हैं। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले एक ऋषि थे, पिंगल ऋषि, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत में छंद रचना के नियम बनाए थे। इसके कारण इनके नाम के अनुसार ही छंद को पिंगल भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि छंद होते क्या हैं। देखिए, जब किसी भी काव्य यानी कविता में निश्चित मात्रा या नियमित वर्णों का प्रयोग किया जाए, ध्यान से देखिए, निश्चित मात्रा और दूसरा क्या है, नियमित वर्ण, यानी मात्रा और वर्णों का प्रयोग किया जाए तथा यथास्थान विराम यति गति का पालन किया जाए, उस रचना को छंदबद्ध कहा जाएगा। अगर इनका पालन नहीं होता है तो उसे छंदमुक्त रचना कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, जैसे मैंने पहले ही यहाँ बताया था जब इसकी परिभाषा थी छंद की, कि निश्चित मात्रा अर्थात जिसमें मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है। दूसरा मैंने बताया था नियमित वर्ण, अर्थात जिस काव्य में वर्णों के आधार पर जिसकी पहचान की जा रही है वो क्या है, वर्णिक छंद। अर्थात छंद कितने प्रकार के होते हैं, दो, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, किसी छंद की पहचान उसके काव्य में प्रयुक्त मात्रा के आधार पर अगर होती है तो वह मात्रिक छंद है। अर्थात अगर मात्रा की गणना के आधार पर किसी छंद की पहचान हम कर रहे हैं तो मात्रिक छंद माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मात्राओं की गणना कैसे करें। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि मात्राएं होती क्या है और ये मात्राएं आई कहाँ से। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ ले जाता हूँ। वर्ण, हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं, अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका आगे खंडन न किया जा सके, अर्थात टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए, स्वर कुल कितने होते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, ध्यान रखें, परंतु मात्राएं कितनी होंगी, मात्राएं 10 ही होती है, 11 नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ए जो स्वर होता है उसकी अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ए मिलकर ही किसी वर्ण का निर्माण करता है, अर्थात उच्चारण करने योग्य उसे बनाता है। अब आगे देखें, मात्राएं क्या होती है। किसी वर्ण को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है, किसी वर्ण का उच्चारण हम करेंगे उसमें जितना समय लगेगा उस समय को ये मात्रा कहेंगे। जैसे ए, इसमें कम समय लगा है, आ इसमें ज़्यादा समय लगा है, ई कम समय लगा है, ई ज़्यादा समय लगा है। अर्थात ए के अंदर क्या है, एक मात्रा है, आ के अंदर क्या है, दो मात्रा है, ई में क्या है, एक मात्रा है, और ई में क्या है, दो मात्रा है। इनको दो मात्राओं को हम छंद में इस प्रकार लिख सकते हैं और एक मात्रा को हम छंद में इस प्रकार लिखते हैं, इनकी गणना करते हैं। देखिए आगे, स्वर। अब मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हैं स्वर। स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक होता है ह्रीश्व स्वर, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। ह्रीश्व स्वर, इनकी संख्या हिंदी में 4 होती है।
जैसे ए, ई, उ और री, ये 4 है ऋषभ स्वर है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी मात्रा हमेशा ही एक होगी, अर्थात लघु, इसको लघु भी कहेंगे, एक जो मात्रा होगी उसे लघु भी कहेंगे। जैसे ये कनक शब्द है, कनक में क में ए स्वर है तो एक मात्रा, न में भी ए है तो एक मात्रा, क में भी ए है तो एक मात्रा, अर्थात इसमें कुल कितनी मात्राएं होगी? 3 मात्राएं होगी। अगर पूछे कि वर्ण कितने हैं तो 1, 2 और 3। वर्ण 3 है और मात्रा कितनी है? मात्रा भी 3 है।